दोस्तों, आज ये आदमी टैक्सी में बैठकर चोरी छुपके एक अनजान जगह जा रहा था और वहां पहुंचकर वो अपना मास्क लगाता है और अंदर दाखिल होता है, जहां वो ऐसा कुछ देखता है जिससे उसकी सारी जिंदगी बदलने वाली थी। जहां सभी लोग अजीब से मास्क पहनकर अजीब तरह का सीक्रेट रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। वो कुछ ऐसा देख रहा था जिसे देखने की परमिशन उसे नहीं थी, लेकिन इसके बाद वो आदमी पकड़ा जाता है और कुछ दिनों बाद उस मास्क को हाथों में लिए अपनी पत्नी के सामने रोते हुए दिखाई देता है। अब ये आदमी कौन था और उसने ऐसा क्या देखा था, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि ये मूवी स्टैनली क्यूब्रिक द्वारा बनाई गई है और मूवी रिलीज होने से पहले ही उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और उनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। और माना जाता है कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और पावरफुल लोगों ने इस मूवी में से काफी सारे जरूरी सीन निकाल दिए थे, लेकिन स्टैनली जानते थे कि शायद उनकी मूवी के सीन काट दिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस मूवी में सीक्रेटली हमारे लिए काफी सारे हिडन मैसेज छोड़े हैं। लेकिन उसके लिए हमें शुरुआत से कहानी को ध्यान से सुनना होगा। कहानी शुरू होती है एक परिवार से। पति का नाम बिल है और उसकी वाइफ का नाम एलिस है। दोनों आज क्रिसमस की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। पेशे से बिल एक डॉक्टर है और एलिस एक हाउसवाइफ है। दोनों की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम हेलेना है। डॉक्टर होने के चलते बिल के बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो कि बेहद ही अमीर थे, जिनमें से एक था विक्टर, और वो दोनों आज उसी की क्रिसमस पार्टी में जा रहे थे। विक्टर उन दोनों का स्वागत करता है और एलिस की तारीफ भी करता है। विक्टर एक शौकीन मिजाज का इंसान है जो कि आमतौर पर पार्टीज करता रहता है। अब पार्टी के दौरान वो दोनों डांस करते हैं और इतने में ही बिल की नजर वहां पियानो बजा रहे एक आदमी पर जाती है। दिमाग पर जोर डालकर बिल उसे पहचान लेता है, जिसका नाम निक था, जो पहले बिल के साथ ही मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसने बीच में ही स्टडी छोड़ दी थी और आज अचानक यहाँ पियानो बजा रहा था। डांस के बाद बिल उसके पास जाता है और उससे रूबरू होता है। दोनों कॉलेज टाइम की पुरानी बातों को याद करते हुए काफी हंसते हैं। बातों ही बातों में निक बताता है कि उसका डॉक्टर बनने का इरादा कभी था ही नहीं, इसलिए अब वो अमीर लोगों के लिए पियानो बजाता है और इसमें पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। साथ ही वो बिल से कहता है कि मैं शहर के एक क्लब में अक्सर पियानो बजाता हूँ, अगर बिल उससे वहां मिलने आएगा तो उसे खुशी होगी। यहाँ एलिस भी अकेली खड़ी थी। इतने में ही एक अमीर हंगेरियन बिजनेसमैन उसके पास आता है और उसकी तारीफ करते हुए उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है और पी लेता है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि एलिस को उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। इसके बाद वो आदमी उसके साथ डांस करने की बात जाहिर करता है और डांस के दौरान उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए फ्लर्ट करता है और उसके साथ इनडायरेक्टली इंटीमेट होने की बात भी कहता है। लेकिन एलिस उसे बोलती है कि वो शादीशुदा है और मुस्कुराते हुए उसे मना कर देती है। लेकिन एलिस बिल्कुल भी गुस्सा जाहिर नहीं करती, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसे एक अनजान आदमी से खुद की तारीफ सुनना अच्छा लग रहा था। निक से विदा लेने के बाद बिल जैसे ही एलिस को ढूंढते हुए आता है तो अचानक दो महिलाएं उसके पास आती हैं और उससे फ्लर्ट करने लगती हैं और निक भी उनकी बातों का मुस्कुराते हुए जवाब देता है। उनमें से एक महिला बोलती है कि तुम हमारे साथ चलोगे तो हम तुम्हें रेनबो के पास ले जाएंगे, जिस पर बिल मुस्कुराते हुए पूछता है कि आखिर रेनबो के पास जाकर वो क्या करेगा। महिला जवाब देती है कि इसका जवाब तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। अब उनमें बातें हो रही थीं कि अचानक विक्टर का आदमी उसे इमरजेंसी में बुलाता है। अब बिल जैसे ही विक्टर के रूम में दाखिल होता है तो पाता है कि विक्टर एक फीमेल एस्कॉर्ट के साथ प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहा था। उस महिला का नाम मैंडी था, जिसकी तबीयत ज्यादा नशा करने की वजह से खराब हो चुकी थी। अब बिल एक डॉक्टर था, इसलिए वो मैंडी को कवर करते हुए स्टेबल करता है। विक्टर बिल से इस बात को सीक्रेट रखने की बात जाहिर करता है। अब शाम गुजरती है और दोनों शराब के नशे में घर आते हैं, जहां हम उन दोनों को एक दूसरे के बेहद ही करीब आते हुए देखते हैं। खैर, अब रात का पहर गुजरता है और अगली सुबह दोनों फिर से अपने अपने रोजमर्रा के काम में बिजी हो जाते हैं। एलिस बेटी का ख्याल रखती है और उसके साथ आने वाले क्रिसमस के गिफ्ट पैक करती है, तो वहीं बिल हॉस्पिटल में पेशेंट्स का चेकअप करता है। घर आकर हम उन दोनों को एक साथ मारिजुआना के नशे में डूबते हुए देखते हैं, जहां नशे में एलिस बिल से कहती है कि पिछली रात पार्टी में उसने बिल के साथ दो लड़कियों को देखा था, तो क्या बिल उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था? जिस पर बिल मजाकिया अंदाज में बोलता है कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। एलिस पूछती है कि क्या तुम उन लड़कियों के साथ सोना चाहते थे? जिस पर बिल बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूं, और उल्टा एलिस से ही पूछ लेता है कि तुम भी तो कल पार्टी में किसी अनजान आदमी के साथ डांस कर रही थी। जिस पर एलिस बोलती है कि वो एक अमीर आदमी था जो उसके साथ एक रात बिताना चाहता था। ये सुन बिल भी मजाकिया अंदाज में बोलता है कि ये तो आदमियों की फितरत होती है कि वो एक खूबसूरत महिला के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं,
लेकिन नशे की हालत में ये बात एलिस को पसंद नहीं आती और यहाँ से बात बिगड़ जाती है। एलिस बोलती है कि अगर सभी आदमी ऐसे होते हैं तो क्या तुम भी उन दोनों लड़कियों के साथ सोना चाहते थे? लेकिन बिल उसे काफी समझाता है कि वो अगर चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एलिस से प्यार करता है। ये सुन एलिस हंस पड़ती है और बोलती है कि प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता और बिल को परेशान करने के लिए नशे की हालत में एक सीक्रेट बताती है। वो बोलती है कि हम जब पिछली समर हॉलिडेज में घूमने गए थे तो वहां उनके ही होटल में एक नेवल ऑफिसर उनके डाइनिंग हॉल में डिनर के दौरान मौजूद था और वो इतना हैंडसम था कि अगर एलिस को उसके साथ रात गुजारने के लिए बिल को धोखा भी देना पड़ता तो वो पीछे नहीं हटती। और जब वो होटल छोड़कर चला गया तो भी काफी दिनों तक बिल के साथ रोमांस करते हुए उसे उसी नेवल ऑफिसर के ख्याल आते रहे। हालांकि वो सच में उस ऑफिसर के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी, बस वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, ये जानते हुए कि बिल उसका हस्बैंड है। बिल उसे बस खामोशी से देखता रहता है और ये बात सुनकर बिल को गुस्सा भी आता है और धोखे का एहसास भी होता है। अब बिल कुछ और सोचता कि अचानक उसे उसके एक पुराने पेशेंट का कॉल आता है जो कि उसे इमरजेंसी में अपने घर बुलाता है। बिल का भी मूड ऑफ हो चुका था, इसलिए वो घर से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन अब एलिस की ये बात उसे बार बार परेशान करना शुरू कर देती है और ना चाहते हुए भी वो बस उस सीन को इमेजिन करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो अपने पेशेंट के घर पर आता है तो पाता है कि वो मर चुका था और उस पेशेंट की बेटी जिसका नाम मेरियन है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर वो किससे मदद मांगे, इसलिए उसने बिल को बुलाया। बिल जाहिर करता है कि मेरियन को खुद को संभालना होगा और उदास मन के साथ मेरियन बोलती है कि शायद उसके फियांसे के साथ अब वो भी मिशिगन सिटी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जाने से पहले वो उसे बताती है कि वो बिल से सीक्रेटली प्यार करती थी, लेकिन बिल ने उसकी फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं और उसे अचानक से किस कर लेती है। वो ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो आज भी बिल को पसंद करती है, लेकिन बिल उसे समझाता है कि वो शादीशुदा है और उसने कभी मेरियन को उस नजर से नहीं देखा और जल्द ही मेरियन की भी शादी होने वाली है, इसलिए उसे खुद को संभालना होगा। इतने में ही उसका फियांसे भी वहां आ जाता है और इसी के साथ बिल वहां से निकल जाता है। अब बिल सीधा घर नहीं जाता और मार्केट में ही घूमने लग जाता है क्योंकि एलिस की बातें सुन अब वो एलिस को फेस नहीं करना चाहता था। और इसी दौरान एक फीमेल एस्कॉर्ट जिसका नाम डोमिनो है वो उसके पास आती है और उसे अपनी सर्विसेज ऑफर करने की बात जाहिर करती है। बिल पहले तो काफी घबरा जाता है, लेकिन आखिर में वो उसकी बात मानकर उसके साथ उसके होटल में चला जाता है। पहले तो बिल काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन डोमिनो उसे कंफर्टेबल करते हुए उसे किस करने लगती है कि तभी अचानक बिल को एलिस का कॉल आ जाता है। वो बिल से पूछती है कि वो घर कब तक आएगा, लेकिन इस बार बिल झूठ बोल देता है कि वो अभी भी अपने पेशेंट के घर पर ही है और उसे देर हो जाएगी। लेकिन एलिस से बात करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो डोमिनो के साथ इंटीमेट नहीं होता, साथ ही डोमिनो को उसके समय के लिए पैसे भी ऑफर करता है और इसके बाद फिर से अपने कदम वापस मार्केट की तरफ मोड़ देता है। वहां से गुजरते हुए इत्तेफाक से उसकी नजर एक रेस्टोरेंट के बाहर वाले बोर्ड पर जाती है जहां वो अपने उसी पियानो प्लेयर दोस्त की फोटो देखता है जिसका नाम निक था। अब वो कुछ देर सोचता है और उससे मिलने का फैसला करता है। जहां उसका दोस्त निक क्रिसमस फेस्टिवल के दौरान पियानो बजा रहा था, अब इसके बाद निक उससे मिलता है और दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए साथ में ड्रिंक पीते हैं। लेकिन इतने में ही निक को एक कॉल आता है और वो नैपकिन पर कुछ लिखता है। ये देख बिल को कुछ अजीब लगता है और वो क्यूरियोसिटी के चलते उससे सारी बात पूछता है और जिस पर निक बोलता है कि वो कुछ बड़े लोगों की सीक्रेट पार्टीज में भी पियानो बजाया करता है और ऐसे ही एक बड़े आदमी ने उसे अब भी कॉल करके पार्टी की लोकेशन और पार्टी में जाने का पासवर्ड बताया जो कि उसने अभी नैपकिन पर लिखा था। और ऐसे बड़े लोग उसे अक्सर पियानो बजाने बुलाया करते थे, लेकिन उसे भी नहीं पता होता था कि ऐसी सीक्रेट पार्टी को होस्ट कौन करता है, क्योंकि उसे आंखों पर पट्टी लगाकर पियानो बजाना होता है। ये बात बिल को काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो निक से गुजारिश करता है कि उसे भी एक बार ऐसी पार्टी में जाना है और अब तो उसने पासवर्ड भी देख लिया है। और पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए निक से बार बार गुजारिश करते हुए पार्टी की लोकेशन पूछता है। मजबूरन निक उसे एड्रेस बता देता है और साथ ही उसे चेतावनी भी देता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका नाम मत लेना, और साथ ही ये भी बताता है कि वो ऐसी सीक्रेट पार्टी में नॉर्मल कपड़ों के साथ नहीं जा सकता, उसके लिए स्पेशल मास्क और कॉस्ट्यूम चाहिए होगा। शायद बिल भी एलिस की बातों को भुलाने और अपना माइंड डाइवर्ट करने इस पार्टी में जाने के लिए क्यूरियस था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस पार्टी को वो मजाक समझ रहा था वो आगे जाकर उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। अब वो एक कॉस्ट्यूम शॉप के बाहर आता है जो कि बंद हो चुकी थी, लेकिन वो शॉप ओनर से अंदर आने की गुजारिश करता है और बदले में उसे ज्यादा पैसे भी ऑफर करता है।
शॉप ओनर का नाम मिलिच था। अब वो जैसे ही उसे कॉस्ट्यूम दिखा ही रहा होता है कि तभी मिलिच को अंदर एक शोर सुनाई देता है। जैसे ही वो अंदर चेक करता है तो पाता है कि मिलिच की बेटी दो अनजान आदमियों के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है। वो दोनों आदमी मिलिच के बिजनेस क्लाइंट थे और वो उन दोनों को अपनी बेटी के साथ छेड़खानी के लिए उन पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें गालियां देते हुए वहां से भगा देता है। ये सब बिल को बहुत अजीब लगता है, लेकिन बिल अपने काम से काम रखते हुए वहां से कॉस्ट्यूम लेकर जाने का डिसाइड करता है। एलिस की बात उसे मन ही मन खाए जा रही थी और वो भी बस खामोशी से उस सीक्रेट पार्टी की ओर जा रहा था। वहां पहुंचकर वो गेट पर खड़े दोनों आदमियों से पासवर्ड बताकर अंदर दाखिल होता है। ये सीक्रेट पार्टी किसी बड़ी हवेली में हो रही थी। वो अपना मास्क पहनकर अंदर दाखिल होता है और अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन हिल जाती है, जहां एक अजीब तरह का रिचुअल हो रहा था। कुछ महिलाएं चेहरे पर मास्क लगाए एक सर्कल में खड़ी थीं और उस पार्टी का होस्ट, जिसने लाल कलर का क्लोक पहना था, वो एक अजीब सी भाषा में कुछ अजीब सा रिचुअल परफॉर्म करते हुए अपनी केन को जमीन पर मार रहा था। बिल जब नजर घुमाता है तो देखता है कि वहां सभी लोगों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी थी जहां शहर के नामी लोग आए थे, लेकिन सब एक दूसरे से अपने सीक्रेट छुपाना चाहते हैं। अब जैसे ही रिचुअल खत्म होता है तो वो सभी महिलाएं बारी बारी अपना क्लोक उतारकर भीड़ में से किसी एक आदमी को चूज करती हैं और उसे अपने साथ हमबिस्तर होने के लिए ले जाती हैं। ये सच में काफी अजीब था। बिल ये सब देख ही रहा था कि अचानक एक महिला उसके पास आती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन बिल के हाव भाव देखकर वो समझ जाती है कि बिल को उस सीक्रेट पार्टी में मौजूद नहीं होना चाहिए था और वो बिल से फौरन इस पार्टी से जाने को बोलती है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वो महिला उसे चेतावनी देते हुए किसी और के साथ चली जाती है और बिल अकेले ही इधर उधर घूमने लगता है और पाता है कि वहां सभी लोग अपनी प्राइवेसी छुपाते हुए एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे थे। कोई किसी को नहीं जानता था क्योंकि सबने मास्क पहना था। इतने में ही वही महिला बिल को दोबारा ढूंढते हुए आती है और उसे फौरन वहां से जाने को बोलती है। बिल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। वो महिला बोलती है कि बिल उसका नाम ना ही जाने तो बेहतर होगा, क्योंकि महज नाम बताने से ही वो अपनी जान गंवा सकती है। इतने में ही एक पार्टी हेल्पर बिल को अपने साथ चलने को बोलता है और उसे नीचे ले जाता है और पार्टी के होस्ट के सामने पेश कर देता है, जहां सारे लोग बिल को घूर रहे थे और शायद उसका झूठ सबके सामने आ चुका था। वो रेड मैन उसे पार्टी में मौजूद होने के लिए दूसरा पासवर्ड पूछता है। यहाँ बिल फंस जाता है क्योंकि उसे सिर्फ एक ही पासवर्ड पता था। अब वो रेडमैन उसे सबके सामने अपना मास्क निकालने का ऑर्डर देता है और बिल को सबक सिखाने के लिए उसे सबके सामने अपने सारे कपड़े उतारने का ऑर्डर देता है। अगर बिल ऐसा नहीं करेगा तो आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बिल उनसे माफी मांगता है, लेकिन वहां कोई भी मजाक के मूड में नहीं था। इतने में ही वो महिला ऊपर से आवाज लगाती है और रेडमैन से बिल को माफ करने की गुजारिश करती है। रेडमैन उस महिला से पूछता है कि बिल को माफ करने के बदले आज किसी को तो अपनी जान देनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर गलती का यही उसूल है। वो महिला बिल के बदले खुद की जान देने की बात जाहिर करती है और इस बात से बिल को छोड़ दिया जाता है। अब आखिर उस महिला ने ऐसा क्यों किया, ये हम आगे जानेंगे। वो रेडमैन बिल को चेतावनी देता है कि अगर बाहर तुमने किसी से भी इस पार्टी का जिक्र किया तो तुम्हारे परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद उस महिला को वहां से ले जाया जाता है। अब जान बचाकर बिल वापस घर आता है। उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। यहाँ घर पर सारे घर में क्रिसमस लाइट्स की नीली रोशनी है। इस बात का रीजन भी हमें कहानी के आखिर में पता चलेगा। बेडरूम में आते ही एलिस एक डरावने सपने की वजह से उठ जाती है और रोते हुए बिल से अपना सपना शेयर करती है, जिस पर वो बोलती है कि उसने देखा कि वो और बिल बिना कपड़ों के एक गार्डन में मौजूद हैं और पति पत्नी होने के बावजूद भी उसे बिल से शर्म आ रही थी। लेकिन इतने में ही वहां वही नेवल ऑफिसर आया और वो दोनों बिल के सामने प्यार करने लगे और देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग आ गए और उसने बिल के सामने उन सारे आदमियों से फिजिकल रिलेशन बनाया। बिल को पहली वाली बात ही हजम नहीं हो रही थी और अब एलिस का ये वाला सपना सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन एलिस के इस सपने का मतलब बहुत गहरा है, जो हम आगे जानेंगे। अब सवालों के जवाब पाने वो अपने दोस्त निक के होटल में जाता है, जहां रिसेप्शन से उसे पता चलता है कि निक तो आज सुबह 5 बजे ही चेकआउट कर चुका है। थोड़ी और पूछताछ करने पर वो बताता है कि जब आज सुबह निक 2 अनजान लोगों के साथ होटल में आया था, तब उसके चेहरे पर चोट के निशान भी थे और जल्दबाजी में वो दोनों आदमी चेकआउट के बाद निक को अपने साथ ले गए। ये बात सुन बिल थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपना कॉस्ट्यूम रिटर्न करने वापस उसी दुकान पर जाता है,
लेकिन वहां उसे पता चलता है कि वो चेहरे का मास्क तो घर पर ही भूल आया था, इसलिए उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इतने में ही मिलिच की बेटी वहां आती है और उसी के साथ वो दोनों बिजनेसमैन भी वहां से निकलते हैं। और ये देख बिल को अजीब लगता है, क्योंकि पिछली रात तो मिलिच उन दोनों आदमियों को अपनी बेटी के साथ मौजूद होने पर गुस्सा कर रहा था, तो आज अचानक उन दोनों को अच्छे से ग्रीट क्यों कर रहा था? ये सच में कुछ अजीब था। साथ ही मिलिच अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए बिल से बोलता है कि अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो वो कभी भी उसकी शॉप पर आ सकता है। अब इस बात को भी हम आगे जानेंगे। अब बिल को बेचैनी महसूस होती है और वो सारी बातों के जवाब ढूंढने वापस उसी हवेली के बाहर आता है और गेट के बाहर खड़ा होकर चेकिंग करने लगता है। लेकिन एक कैमरा उसे देख रहा था और इतने में ही एक महंगी गाड़ी में एक आदमी वहां आता है और उसे एक लेटर थमाकर वापस लौट जाता है, जिस लेटर पर लिखा था कि इसे अपनी दूसरी और आखिरी वार्निंग समझो और बेवजह जवाब ढूंढना बंद करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन ये कहानी का बहुत ही अजीब मोड़ है और इस सीन का मतलब भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वो वापस घर आ जाता है, लेकिन जिस घर में पहले उसे अपने परिवार के साथ सुकून महसूस होता था, वहीं अब उसे अपनी बीवी के सपने वाली बातें याद आती हैं और शायद उसकी बीवी की ऐसी बातें उसे काटने को दौड़ रही थी। इसलिए वो फौरन काम का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है। लेकिन क्लिनिक में भी उसे अपनी बीवी के सपनों का ख्याल आता रहता है। मजबूरन वो इन बातों से भागने और अफेयर शुरू करने के लिए मैरियन से बात करने की कोशिश करता है। ये वही मैरियन थी जो उससे वन साइडेड प्यार करती थी और हाल ही में जिसके पिता की मृत्यु हुई थी। लेकिन कॉल उसका फियांसे उठा लेता है और बिल कॉल काट देता है। इसके बाद वो उसी फीमेल एस्कॉर्ट डोमिनो से मिलने जाता है जिससे वो उस रात मिला था। लेकिन डोमिनो वहां पर नहीं थी। उसकी रूम पार्टनर बताती है कि डोमिनो का हाल ही में चेकअप हुआ और वो HIV पॉजिटिव हो चुकी है। ये बात सुन बिल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अगर उस रात उसकी बीवी ने कॉल न किया होता तो बिल डोमिनो के साथ इंटीमेट हो जाता और शायद आज वो भी HIV बीमारी की पकड़ में आ जाता। ये बात सुन बिल वहां से निकल जाता है। अब जैसे ही वो वहां से जा रहा था कि अचानक सुनसान रास्ते पर कोई अनजान आदमी उसका पीछा करने लगता है। बिल एक जगह रुककर उसे घूरता है तो वो आदमी भी अपने रास्ते पर निकल जाता है। क्या ये बिल के लिए कोई चेतावनी थी? नजर बचाते हुए वो एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो जाता है, जहां न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो कुछ अजीब देखता है, जहां एक फीमेल मॉडल की हाल ही में ड्रग ओवरडोज से हुई मृत्यु की खबर छपी थी, जिसका नाम अमांडा बताया जा रहा था। बिल को ये अजीब लगता है। अब क्योंकि बिल एक डॉक्टर था तो उसके पास किसी भी हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में दाखिल होने की परमिशन रहती थी। वो सिटी हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में जाता है और उस अमांडा के मृत शरीर को ध्यान से देखता है। उस लड़की की हाइट और अपीयरेंस बिल्कुल उसी लड़की जैसी लग रही थी जिसने उस पार्टी में बिल की जान बचाई थी। अब बिल जैसे ही वहां से निकलता है कि उसे विक्टर का कॉल आता है, जो उसे इमरजेंसी में अपने घर बुलाता है। वो उसे स्कॉच ऑफर करते हुए इनडायरेक्टली जाहिर करता है कि वो बिल की परेशानी जानता है, क्योंकि वो भी पिछली रात उस सीक्रेट पार्टी में मौजूद था, और बिल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन लोगों की तफ्तीश करना छोड़ दे, क्योंकि वो कोई मामूली लोग नहीं बल्कि इतने पावरफुल लोग थे कि अगर विक्टर उनका नाम बिल को बता दे तो बिल रात को सो नहीं पाएगा। साथ ही वो जाहिर करता है कि उसके दोस्त को सही सलामत सिएटल शहर की फ्लाइट में बिठा दिया गया था, जिस पर बिल उस मृत मॉडल के बारे में पूछता है, जिस पर विक्टर बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक वेश्या थी। विक्टर बोलता है कि बिल का पार्टी में मौजूद होना ही सबके लिए शक पैदा करने वाला था, क्योंकि सब लोग महंगी गाड़ी में आए थे जबकि बिल एक टैक्सी में वहां गया था, और असल में उस पार्टी का कोई दूसरा पासवर्ड था ही नहीं। वो बस बिल को फंसाने के लिए पूछा गया था, जिसमें बिल फंस गया। और साथ ही विक्टर फिर से बिल को झांसा देते हुए बोलता है कि वो पार्टी असली नहीं थी, बस लोग वहां एंजॉय करने गए थे। पार्टी में मौजूद सभी लोग सही सलामत हैं और बिल इस बारे में ज्यादा न सोचे तो बेहतर होगा। और वो सब बिल को बिना मतलब उस सीक्रेट पार्टी में आने के लिए डरा रहे थे। विक्टर झूठ बोल देता है कि वो लड़की जिसे बिल की गलती की सजा मिली वो भी सही सलामत अपने घर पर होगी, जिस पर बिल न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाते हुए बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि वो अभी एक हॉस्पिटल में एक लड़की की लाश देखकर आया है जिसकी कद काठी उसी लड़की से मैच हो रही थी। ये देख विक्टर बोलता है कि हाँ, ये वही पार्टी वाली लड़की है, लेकिन उन लोगों ने उसे सही सलामत घर तक छोड़ दिया था। बाकी अगर उसने खुद ही ड्रग्स का ओवरडोज करके अपनी जान दे दी तो इसमें उसी लड़की की गलती है। और बिल को समझाता है कि वो पार्टी में जो भी हुआ वो बस एक नाटक था, किसी की जान पार्टी की वजह से नहीं गई। वो लड़की पहले से ही ड्रग्स की आदी थी, जिससे बिल विक्टर की पार्टी में पहले भी मिल चुका था, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसका नाम मैंडी था। और इस बात को भूलते हुए उसे ज्यादा छानबीन ना करने की सलाह देता है।
अब खामोशी के साथ वो घर लौट आता है और क्रिसमस लाइट्स को ऑफ कर देता है। लेकिन एक परेशानी से लौटा तो दूसरी परेशानी उसका इंतजार कर रही थी जब वो अपना मास्क सोती हुई एलिस के पास में देखता है। ये कुछ अजीब था। शायद एलिस को सब पता चल गया था, लेकिन एलिस ने वो मास्क वहां क्यों रखा था? ये देख बिल रोने लगता है और एलिस के गले से लगते हुए उसे बीते दिनों की सारी बातें बता देता है। ये बातें सुन एलिस भी रोने लगती है क्योंकि बिल ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। लेकिन वो बिल को देखते हुए बोलती है कि आज हमें अपनी बेटी के लिए क्रिसमस की शॉपिंग करने जाना था। एलिस की ये बात बिल को भी अजीब लगती है। खैर, अब क्रिसमस की शॉपिंग के दौरान वो अपनी बेटी को शॉप में लेकर आते हैं, जो कि कहानी में बहुत से सवाल छोड़ जाता है। बिल एलिस से पूछता है कि अब हमें उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना चाहिए, जिस पर एलिस बोलती है कि हमें बाहरी ख्याल छोड़कर एक दूसरे को ज्यादा टाइम देना चाहिए और एक दूसरे की फिजिकल नीड को पूरा करना चाहिए। वो बोलती है कि बस ऐसा समझ लो कि वो एक सपना था और अब हम सपने से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि एक रात की गलती हमारी पूरी लाइफ का कंक्लूजन नहीं निकाल सकती। और इस सीन में उनकी बेटी फ्रेम से बाहर जाती है और फोकस उन दोनों की बातों पर आ जाता है और यहाँ कहानी का एंड कर दिया जाता है। अब कहानी का मतलब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि मेरी इस वीडियो की रीच डाउन कर दी जाए, इसलिए प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसा मेरी एक वीडियो के साथ ऑलरेडी हो चुका है जो अच्छा खासा परफॉर्म करने के बाद एकदम से डाउन हो गई, क्योंकि उसमें वियतनाम वॉर की हिडन फाइल्स के बारे में बताया गया था। अगर आपको समय मिले तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना। कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होते ही हम एलिस और बिल को विक्टर की पार्टी के लिए तैयार होते हुए देखते हैं, लेकिन पहले ही सीन को देखकर मैं समझ गया कि उसमें कुछ तो अजीब है। शायद आपको ये सीन नॉर्मल लगे, इसलिए गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि एलिस की दोनों साइड 2 पिलर्स रखे होते हैं। अब भला बाथरूम में पिलर्स का क्या काम? ये एक सीक्रेट मैसेज है। इसका मतलब फ्रीमेसनरी के अकॉर्डिंग ये दोनों पिलर्स लाइट और डार्कनेस को दर्शाते हैं, जिसमें एक पिलर को बोआज और दूसरे को जाचिन कहा जाता है, जिसका मतलब गुड और ईविल से दर्शाया गया है, और उनके बीच में एक पिरामिड को दिखाया गया है। अब पिरामिड वाला आकार तो आप जानते ही हैं कि किसका साइन है, और ध्यान से देखो तो बड़े ही स्मार्ट तरीके से यहाँ एक आंख वाली शेप बनाई गई है, और इसमें एलिस पिरामिड के सामने और बुराई वाले पिलर की ओर खड़ी होकर तैयार हो रही है, जिससे हम अपनी पहली कॉन्स्पिरेसी थियरी पर आते हैं कि क्या एलिस भी इस मूवी में एक विलन थी, क्योंकि इस सीन को किसी और एंगल से भी शूट किया जा सकता था, लेकिन इसी एंगल से क्यों बनाया गया? क्योंकि जब पार्टी से वापस आने के बाद वो बिल से प्यार करती है तो अपना चश्मा उतार देती है ताकि वो बिल को देख ना पाए और शायद किसी और को इमेजिन करे। और इस सीन में बिल को कंसोल करने की बजाय वो उसे उस नेवल ऑफिसर की ख्याली बातें बताकर और ज्यादा चिढ़ा रही थी। तो क्या वो भी किसी सीक्रेट ग्रुप वाली पार्टी का हिस्सा थी? हम बस अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बिल ने पार्टी में कई सारे अनजान लोगों को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते देखा था, तो उसी समय घर आने पर एलिस अपने सपने का जिक्र करती है, जिसमें एलिस ने कई सारे अनजान लोगों के साथ इंटीमेसी की थी। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस था? और कहानी के आखिर में उसके बगल में हम वही मास्क देखते हैं। शायद वो भी बिल के सामने सीक्रेटली ये एक्सेप्ट कर रही थी कि वो भी किसी मास्क मैन से किसी सीक्रेट पार्टी में इंटीमेट हुई होगी, लेकिन ये महज एक अनुमान है। और बात करें मूवी पोस्टर की, तो उसमें भी एलिस की एक ही आंख दिखाई गई है, और एक आंख का मतलब हमें पता है, तो शायद हो सकता है कि एलिस भी किसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हो। अगले सीन में हम विक्टर के घर की पार्टी को देखते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये एक क्रिसमस पार्टी थी, और क्रिसमस के स्टार हमेशा 5 पॉइंटेड होते हैं, लेकिन उस घर के स्टार 8 पॉइंट वाले थे। ये इसलिए क्योंकि ये स्टार ऑफ इश्तर है, जो कि मेसोपोटामिया की गॉडेस इश्तर का एक सिंबल है, जिसका साफ मतलब लव, फर्टिलिटी और वॉर से दर्शाया गया है। और अगर बेबीलोन कल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये डिवाइन पावर और न्यू क्रिएशन को दर्शाता है। और यहाँ ये स्टैच्यू रोमन कल्चर के अकॉर्डिंग क्यूपिड गॉड को दिखाता है, जिसका मतलब गॉड ऑफ डिजायर और अट्रैक्शन। तो आखिर इस क्रिसमस पार्टी पर इन स्टैच्यूज को दिखाने का क्या मतलब था? ये एक तरह से हाई क्लास पार्टीज को दिखाता है, जहां लोग रिश्तों को भूलकर अपनी अपनी डिजायर में कंफ्यूज हो गए थे। यही रीजन था कि बिल उन दोनों मॉडल्स के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी एलिस उस हंगेरियन आदमी के साथ। अब यहां से हम आते हैं उन दोनों मॉडल्स पर जो बिल से फ्लर्ट कर रही थी, और उनमें से एक बिल से रेनबो के पास चलने को बोलती है। अब इससे हमें हिंट मिलता है कि मूवी में जहां जहां रेनबो कलर्स और रेनबो लाइट्स का यूज हुआ है, वो एक डिजायर वाला फैंटेसी वर्ल्ड है। जैसे कि जहां जहां मूवी में फैंटेसी के रिलेटेड कुछ भी दिखाया गया है, वहां क्रिसमस ट्री जरूर दिखाया गया है।
क्योंकि एक तरह से क्रिसमस भी आज के समय लोगों के लिए एक फैंटेसी और ड्रीमी फेस्टिवल है। और मूवी में जहां जहां डिजायर को दिखाया गया है वहां चुपके से क्रिसमस ट्री को प्लेस कर दिया गया है, जैसे कि एलिस और उस हंगेरियन आदमी के फ्लर्ट के दौरान, या फिर बिल जब उस फीमेल एस्कॉर्ट के घर जाता है तब। और जैसे ही बिल उस एस्कॉर्ट के साथ अपनी डिजायर पूरी नहीं करता तो वही क्रिसमस ट्री उस फ्रेम से आउट ऑफ फोकस कर दिया जाता है। सेम यहां भी ऐसा ही होता है। जब एलिस उस हंगेरियन आदमी के फ्लर्टिंग को मना करते हुए जाने लगती है तो क्रिसमस ट्री को फ्रेम से आउट ऑफ फोकस कर दिया जाता है। और कहानी के आखिर में बिल ने क्रिसमस लाइट्स बंद कर दी थी, मतलब अब वो फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आकर रियल वर्ल्ड में आ चुका है। अब बिल के साथ उस मॉडल की रेनबो वाली दूसरी थ्योरी पर गौर करें तो उस शॉप का नाम भी रेनबो था, जहां से बिल ने कॉस्ट्यूम लिया था, जहां से वो उस सीक्रेट फैंटेसी पार्टी में गया था। तो ये भी आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और उस मॉडल की रेनबो वाली बात से हम तीसरी थ्योरी निकालें तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ डायरेक्टर ने हमारे लिए एक सीक्रेट मैसेज छोड़ा होगा, जिसका मतलब रेनबो के 7 कलर होते हैं, जो एक तरह से ह्यूमन माइंड और इमोशन से कनेक्टेड होते हैं, जो सीधा कई जमाने पहले एक मोनार्क प्रोग्राम की ओर इशारा करता है, जो कि एक ह्यूमन माइंड कंट्रोल प्रोग्राम था, जो कि एक हिडन प्रोजेक्ट की ओर इशारा करता है, जिसमें पावरफुल लोग ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करना चाहेंगे। लेकिन ये महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनकर रह गई है। लोग आज भी इसके बारे में बात नहीं करते। तो क्या मूवी निर्माता ने इस बात से ये भी बताने की कोशिश की है कि माइंड कंट्रोल प्रोग्राम आज भी सीक्रेटली एक्टिव है? ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब इसके बाद हम उस रेनबो नाम की कॉस्ट्यूम शॉप पर आते हैं। ये सच में दिमाग हिला देने वाला सीन है, जब हम एक कम उम्र की लड़की को 2 अनजान आदमियों के साथ ऑब्जेक्शनेबल सिचुएशन में देखते हैं। इसके बाद भी उसका डैड कोई एक्शन नहीं लेता और अगले दिन शायद उसने अपनी बेटी को उन दोनों आदमियों के साथ सोने को कहा होगा। इसके बाद भी उसकी बेटी मुस्कुरा रही थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो उसकी बेटी थी ही नहीं, वो बस उसे खरीद कर लाया होगा। और अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो सोचेंगे कि आखिर एक मामूली कॉस्ट्यूम शॉप की एंट्रेंस को इतने भारी भरकम तरीके से सिक्योर करने की क्या जरूरत है? ये इसलिए था ताकि वो छोटी लड़की वहां से भाग ना पाए। और उस लड़की के खड़े होने के अंदाज को ध्यान से देखें तो ये हूबहू उसी फीमेल एस्कॉर्ट से मैच हो रहा था जिसके साथ बिल इंटीमेट होने वाला था। और मूवी निर्माता ने इस सीन से ये दिखाया है कि किस तरह सीक्रेट फैंटेसी पार्टीज में कम उम्र की लड़कियों का बिजनेस चल रहा था। और इस बात की खबर तो आपने रिसेंटली सुनी होगी जब एप्स्टीन नाम के आदमी की सीक्रेट फाइल्स दुनिया के सामने आई हैं। अब आते हैं अगली थ्योरी पर, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था कि वो रेड मैन कौन था जो सीक्रेट पार्टी को होस्ट कर रहा था। अगर अनुमान लगाएं तो वो शायद विक्टर ही था, क्योंकि जब उसने बिल को सच बताने अपने घर बुलाया तो वो लाल रंग के स्नूकर टेबल को बीच में लाकर बिल से बात कर रहा था। और उस सीक्रेट पार्टी में भी रेड मैन लाल कारपेट के ऊपर खड़ा होकर बिल को ऑर्डर दे रहा था। और बात करने के दौरान विक्टर अक्सर 2 बार उस बॉल को टेबल पर मारता है। और उस पार्टी में भी रेड मैन बात करने के बाद 2 बार अपने केन को जमीन से टैप कर रहा था। और बिल को अपनी बात कहते हुए विक्टर नीले कलर की रोशनी में आ जाता है, जबकि ठीक उसी तरह रेड मैन भी अपनी बात के आखिर में नीले कलर की लाइट में बैठ जाता है। तो इसका बस अनुमान लगाया जा सकता है कि विक्टर ही रेड मैन हो सकता है। अब आते हैं अगली थ्योरी पर, जो पूरी कहानी को घुमा देती है, जिसे लेटर कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब बिल को वो धमकी वाला लेटर मिला जिसमें उसे दूसरी वार्निंग दी गई, लेकिन माना जाता है कि इस सीन को रिलीज होने के बाद बदला गया होगा, क्योंकि जब उसे पहली वार्निंग मिली तो किसी की जान गई थी, तो आखिर दूसरी वार्निंग इतनी कैजुअल कैसे हो सकती है? लोग मानते हैं कि दूसरी वार्निंग में उसे धमकाते हुए उससे ऐसी डिमांड की गई होगी जिससे बिल पूरी तरह से टूट जाए। और शायद इसलिए बिल उस मास्क को देखते हुए और कन्फेशन करते हुए रोने लग पड़ा था। और शायद उन सीक्रेट पार्टी वाले लोगों ने उससे उसकी बेटी मांगी होगी, क्योंकि जब हम लास्ट सीन को देखें तो उनकी बेटी खिलौने देखते हुए उसी अनजान आदमी के साथ चली जाती है, जो आदमी विक्टर की पार्टी में भी मौजूद था। और कैमरा को बिल और एलिस के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर खिलौने देखने होते तो वो उन्हें मुड़कर ना देखती। उसने ऐसे मुड़कर देखा जैसे वो उन्हें अलविदा कह रही हो। और शायद उन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उन पार्टी वाले लोगों के हवाले करना पड़ा होगा, लेकिन इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। लोग बस डिटेल्स देखकर इस बात की आशंका लगा सकते हैं, बाकी सच किसी को नहीं पता। और बात करें उस गिफ्ट शॉप के साइड में रखे हुए टॉय बॉक्सेस की, तो उन पर एक लोगो बना हुआ था जिस गेम को मैजिक सर्कल बोलते हैं। सेम ऐसा ही सर्कल हमने उस पार्टी में रिचुअल के दौरान देखा था। निर्माता ने बखूबी इस डिटेल को भी यहाँ दिखाया है। खैर, अब इसके बाद आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये सब सच है तो पावरफुल लोगों ने इस मूवी को दुनिया के सामने कैसे आने दिया? चलिए, इसका जवाब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं।
मान लीजिए एक राजू नाम का लड़का दुकानदार के पास जाकर एक कैंडी और एक पेंसिल चुरा लेता है और दुकानदार को शक होता है कि इस राजू ने जरूर उसकी दुकान से कुछ चुराया है। लेकिन राजू अपनी गलती मानते हुए बोलता है कि मैंने तो बस कैंडी ही चुराई थी, जिससे दुकानदार का शक दूर हो जाता है कि ये राजू चोर तो है मगर इसने छोटा ही सामान चुराया। इस बात से दुकानदार का भी शक दूर हो गया और राजू का भी काम बन गया। अब इसी चीज को मूवी पर अप्लाई करो। आपको शक है कि सीक्रेट पार्टी में बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको दिखाया गया कि सीक्रेट पार्टी में बस इंटीमेसी और डिजायर्स ही पूरी की जाती है। तो आप भी ज्यादा कुछ नहीं सोचोगे, आपका भी शक दूर हो गया और उन्होंने भी पूरी बात छुपा ली। लेकिन उड़ती उड़ती खबरों में कई जगह लोगों ने यह भी जिक्र किया था कि उन्होंने ऐसी सीक्रेट पार्टीज में ऐसा कुछ देखा जो कि बताने लायक नहीं था। तो क्या सच में हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? और क्या सच में इस मूवी के निर्माता ने मरने से पहले हमें सीक्रेटली कुछ ऐसा बता दिया था जो हम देखने के लिए रेडी नहीं थे? इस बात का जवाब आपको सोचने के बाद ही मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।